Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of internal check, that is purchases and internal check. देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इंटरनल चेक होता क्या है, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब हमने डिस्कस किया था. ठीक है, आज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपने परचेजेस करनी है तो उसमें कैसे इंटरनल चेक लगाया जाता है. राइट, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. देखो इंटरनल चेक था कि आपका इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इस तरह से किसी एक्टिविटी को, किसी पर्टिकुलर वर्क को डिवाइड किया जाता है अमंग योर एम्प्लॉयज, दैट द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय द अनदर एम्प्लॉय. है ना, कि मतलब एक पर्सन जो काम कर रहा है वो इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि वो जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो सेकेंड पर्सन के द्वारा उसे चेक किया जाएगा. ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि जब आप किसी भी चीज की परचेजेस करते हैं तो उसमें इंटरनल चेक का कैसे यूज होता है. क्लियर, चलो देखो परचेजेस एंड इंटरनल चेक क्या कहते हैं. जितने भी लार्ज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है ना आपकी, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ परचेजेस या फिर परचेज डिपार्टमेंट. जैसे कि टू परचेज सर्विस देयर इज अ पर्सनल डिपार्टमेंट एंड द परचेज ऑफ एसेट्स इट्स डन बाय टॉप ऑफिशियल्स एंड मैनेजमेंट. In the same way, there is a separate purchase department for the purchase of materials. देखो अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन परचेज करना चाहती है सर्विसेज को, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जैसा कि आपका वो होता है पर्सनल डिपार्टमेंट. अगर आप मटेरियल बाय करना चाहते हैं देन यू हैव डिपार्टमेंट विच इज नेम एज परचेज डिपार्टमेंट. ठीक है, तो जो एम होता है इनका, मेन एम होता है ना परचेज डिपार्टमेंट, वो क्या होता है, टू प्रोक्योर गुड क्वालिटी मटेरियल एट द लोएस्ट अवेलेबल प्राइसेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जितने भी आपके परचेज डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का एक ही मेन देखने को मिलेगा, वो ये चाहते हैं कि गुड क्वालिटी मटेरियल मिले उन्हें. ठीक है, और वो प्राइस कैसा होना चाहिए, बेस्ट या लोएस्ट अवेलेबल प्राइस होना चाहिए. जब भी नीड हो उनके पास वो चीज़ अवेलेबल हो जाए. ठीक है, तो क्या कहते हैं, द मेन एम ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट इज टू प्रोक्योर गुड क्वालिटी मटेरियल एट द लोएस्ट अवेलेबल प्राइसेस as and when required. Hence, this department should follow the principle cheapest and the best. क्या कहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है ना परचेज डिपार्टमेंट, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है विच इज कॉल्ड चीपेस्ट एंड द बेस्ट. क्लियर, चलिए देखो आगे क्या कहते हैं, द मेन एम ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम फॉर परचेजेस शुड बी टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉड्स. देखो जो इंटरनल चेक सिस्टम होता है ना आपका परचेज डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग, अगर हम बात करें परचेजेस के कंटेक्स्ट में बात करें, वो क्या होता है कि कुछ फॉलोइंग ना फ्रॉड्स दे रखे हैं, उसको अकरेंस को प्रिवेंट करना. मतलब वो जो फॉलोइंग आप अभी पढ़ेंगे फ्रॉड्स हैं ये, तो ऐसा फ्रॉड ना हो इसके लिए आपको इंटरनल चेक करवाया जाता है फॉर द परचेजेस डिपार्टमेंट. अब वो कौन कौन से फ्रॉड्स हैं, नंबर 1, रिकॉर्डिंग फॉल्स परचेजेस इन द परचेज बुक so as to deflate the profits of an organization. क्या करेंगे, आप फॉल्स परचेजेस दिखाना स्टार्ट कर देंगे ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को डिफ्लेट कर दो, कम दिखा पाओ. ठीक है ना, देखो अगर आप देखो कोई चीज़ परचेज करी नहीं है बट आप शो कर रहे हो कि मैंने 50,000 की ये परचेजेस करी है, बट एक्चुअल में तो नहीं हुई है परचेजेस. तो एक्चुअल में ना होने के कारण आप दिखा रहे हो मेरा खर्चा हो चुका है. जब आप खर्चा दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट्स कम कर रहे हो, तो आप मतलब प्रॉफिट्स को कम शो कर रहे हो ताकि आपके सपोज टैक्स बच जाए, कुछ भी हो सकता है आपका मेन रीजन. ठीक है, तो सेकंड क्या कहते हैं, टू रिकॉर्ड एन इनवॉइस ट्वाइस टू शो एक्सेस कैश पेमेंट्स. देखो अगर आप कोई पेमेंट करते हो, ठीक है, एक बार कोई इनवॉइस हुआ, कोई जनरेट हुआ बिल आपका, अब वो बिल आप 2 बार दिखा रहे हो ताकि आप अपनी कैश पेमेंट को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा पाओ, जिससे होगा क्या, अगेन आप अपने प्रॉफिट्स को डिफ्लेट कर रहे हो. क्लियर. थर्ड वन इज नॉट टू रिकॉर्ड सर्टेन परचेजेस एज टू शो हायर प्रॉफिट्स. अभी तक के केसेस हमने पढ़े हैं कि वो ऐसी कुछ मतलब फ्रॉड्स कर देते जिसके कारण आपके प्रॉफिट्स कम शो होंगे, बट अब सिचुएशन ये राइज हुई है कि वो ऐसा कोई अपना फ्रॉड कर रहा है जिसके द्वारा आपके प्रॉफिट्स हाई शो होना स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे कि कुछ परचेजेस हुई हैं बट आप शो ही नहीं कर रहे हो. अब जब आप शो नहीं कर रहे हो इट मीन्स आप अपना खर्चा नहीं दिखा रहे हो, और जब आप अपना खर्चा नहीं दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रॉफिट्स में काउंट होगा. अब प्रॉफिट्स हाई दिखाने का रीजन क्या है कि कंपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स देयर कंपनी. क्लियर, चलो फोर्थ क्या कहते हैं, टू रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ मटेरियल्स नॉट रिसीव्ड येट सो एज टू डिफ्लेट प्रॉफिट्स. जो परचेज आपने करा है जिसका मटेरियल अभी आपके पास पहुंचा भी नहीं है, ठीक है, अभी आपने एक्चुअल में उसकी पेमेंट करी भी नहीं है, आप उसको भी रिकॉर्ड करते हैं सो दैट यू कैन डिफ्लेट योर प्रॉफिट्स. तो ये कुछ आपके मेन एम है
ऑफ एन इंटरनल चेक सिस्टम फॉर परचेजेस। अब क्यों कहा जाता है? ताकि वो अक्रेंस जो अभी हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं इनकी फ्रॉड्स की अक्रेंस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, चलो आगे क्या कहते हैं, देखो एन इंटरनल चेक सिस्टम विच इज फॉर परचेजेस शुड इन्वॉल्व द फॉलोइंग सीक्वेंस या टेक्निक्स। देखो जब भी आपने इंटरनल चेक सिस्टम लगाना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ परचेजेस तो आपको कुछ फॉलोइंग टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। देखो अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, डिमांड को एस्टिमेट करते हो कि मुझे कितना चाहिए, मतलब कितने प्राइस तक का प्रोडक्ट चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी चाहिए, ये सब आप पहले एस्टिमेट करना स्टार्ट करते हो, है ना? चलो क्या कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ डिमांड में, द फ्रैक्शन ऑफ अ परचेज डिपार्टमेंट इज टू फाइंड आउट द एक्चुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। देखो जो परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है ना वो ये है कि वो एक्चुअली ये देखे कि उन्हें कितने प्रोडक्ट्स की डिमांड है। एवरी परचेज ऑफ मटेरियल्स शुड बी बेस्ड ऑन रिक्विजिशन स्लिप। अब जो आपके रिक्विजिशन स्लिप होगी उसके ऊपर जो भी आप रिक्वायरमेंट डालेंगे उसी के बेसिस पर आप परचेज कर सकते हैं अपने मटेरियल को। Therefore, every department of an organization should be given a printed requisition book। तो हर डिपार्टमेंट के पास एक रिक्विजिशन बुक होती है, ठीक है, जिसके अंदर रिक्विजिशन स्लिप्स बनी होंगी और हर डिपार्टमेंट का जो भी मतलब ऑथराइज पर्सोनल होगा ना हर डिपार्टमेंट का उस रिक्विजिशन स्लिप को फिल करेगा कि उन्हें कितने कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, और जो उसकी कॉपी होती है ना वो सेंड कर देते हैं टू द परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उस अल्टीमेटली जो रिक्विजिशन स्लिप होती है ना उस पर मेंशन किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट को सामान चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या प्राइस होगा, मतलब डिलीवरी कब तक उन्हें रिक्वायर्ड है, तो ये सब उसके ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, तो और जो रिक्विजिशन स्लिप होती है ना आपकी वो साइन की जाती है डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा, राइट? और जब वो रिक्विजिशन स्लिप आपको मिलती है अलग अलग डिपार्टमेंट से तो अल्टीमेटली जो परचेज डिपार्टमेंट होता है ना वो एस्टिमेट करता है हाउ मच गुड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक ये फंडा अप्लाई किया जाता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के पास रिक्विजिशन स्लिप नहीं है तो वो कोई भी परचेजेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो अभी क्या बोला इसने, परचेज डिपार्टमेंट ये देखता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी चाहिए और एवरी डिपार्टमेंट के पास या अपनी जो भी आप परचेजेस करेंगे किसके कंटेक्स्ट में करेंगे, शुड बी बेस्ड ऑन अ रिक्विजिशन स्लिप। चलिए देखो क्या कहते हैं, द ऑथराइज्ड पर्सोनल ऑफ ईच डिपार्टमेंट शुड फिल अप अ रिक्विजिशन स्लिप फॉर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड अ कॉपी ऑफ द सेम शुड बी सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट। ये डिस्कस किया था कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा आपके डिपार्टमेंट का वो रिक्विजिशन स्लिप को फिल करेगा कि कितने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, और वो जो कॉपी होगी आपके रिक्विजिशन स्लिप की वो आप सेंड कर देगा परचेज डिपार्टमेंट को। क्लियर? अब आगे बताते हैं, द रिक्विजिशन स्लिप शुड मेंशन द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, quantity of material required, the acceptable price, latest date of delivery and such other details as may be required। और जो भी आपकी अदर डिटेल्स होंगी जो आपको चाहिए होंगी वो सब आप इसका मेंशन किया जाएगा। The requisition slip should be signed by the departmental head। जो भी डिपार्टमेंट का हेड होगा उसके द्वारा ये साइन की जाएगी रिक्विजिशन स्लिप। After receiving the requisition slips from all the departments, the purchase department is in a position to estimate how much goods are required। तो जब भी अलग अलग डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन स्लिप्स मिल जाएंगी तो परचेज डिपार्टमेंट के पास एक पोजीशन होती है कि वो एस्टिमेट कर पाए कि दैट हाउ मच गुड्स आर रिक्वायर्ड, एक्चुअली गुड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट नो गुड्स आर परचेज्ड विदाउट अ रिक्विजिशन स्लिप एंड द प्रिंसिपल no requisition slip, no purchases should be followed strictly। अब फर्स्टली आपको ये एस्टिमेशन लग चुका है कि डिमांड कितनी होगी, मतलब क्या आपको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ सेकेंड पॉइंट पर क्या करेंगे, हम ट्रेड इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देंगे। हम क्या करते हैं, कोटेशंस शुड बी इनवाइटेड टू प्रूव वेरियस सप्लायर्स स्टेटिंग प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग परचेज एंड अदर इश्यूज, and an order should be placed on the basis of these quotations after offering the most favorable prices and terms। देखो अब ऐसा तो नहीं है कि आपको पता चला कि मुझे इतने प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट, तो आप मार्केट में जाओगे कहीं से भी रैंडमली उठा कर ले आओगे। नो, आप भी क्या करते हो, रैशनल कंज्यूमर होने के कारण आप क्या करोगे, पहले मार्केट में जाके चेक करोगे कि किस शॉप पर कितने का सामान मिल रहा है।
है ना। आप रैंडमली किसी भी शॉप में एंटर करके सामान नहीं लेकर आते हो, आप पहले कंपेयर करते हो कि कौन बेस्ट प्राइस पर दे रहा है, किसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, कौन जल्दी डिलीवरी करवा देगा उस प्रोडक्ट की। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जानने के बाद ही आप ऑर्डर्स प्लेस करते हो, ठीक है। तो हम भी यही बोल रहे हैं, ट्रेड इंक्वायरी में क्या होगा, कोटेशंस शुड बी इनवाइटेड टू प्रूव वेरियस सप्लायर्स stating price, terms and conditions regarding purchase and other issues, and an order should be placed on the basis of these quotations, offering the most favorable prices and terms. Clear? Now, जब आपको ट्रेड इंक्वायरी आपने कर ली, आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस योर ऑर्डर फॉर परचेजेस, है ना। तो क्या कहते हैं, आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट ऑल द कंडीशंस, द परचेज मैनेजर मेक्स अ परचेज ऑर्डर। जब परचेज मैनेजर को ये लगेगा कि सारी जो भी आपकी कंडीशंस थी वो सबसे आप सेटिस्फाइड हो, तो वो एक परचेज ऑर्डर प्लेस कर देगा। नॉर्मली 3 copies of the purchase order are prepared. 1 copy of purchase order is sent to the supplier. Second one is sent to the store department, and the 1 copy is retained by the purchase department. परचेज डिपार्टमेंट का जो परचेज मैनेजर होता है, बेसिकली वो 3 कॉपीज बनाएगा परचेज ऑर्डर की। एक तो दे देंगे सप्लायर को, सेकंड देंगे हम स्टोर डिपार्टमेंट को, और थर्ड वो अपने पास ही रखता है। नाउ द परचेज ऑर्डर शुड क्लियरली स्टेट द टाइम्स ऑफ डिलीवरी, द प्लेस एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, पैकिंग एंड कार्टेज, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड अदर कंडीशंस। किस टाइम पर होगी, किस डेट को की जाएगी डिलीवरी, पैकेजिंग कैसी होगी, ठीक है, पेमेंट का मोड क्या रहने वाला है, और जो भी आपकी कंडीशंस होंगी वो सब कुछ आपके परचेज ऑर्डर पे मेंशन किया जाएगा। क्लियर? नाउ जो परचेज ऑर्डर होता है ना, वो किसी मतलब ऑथोराइज्ड होता है बाय द सीनियर ऑफिशियल्स। हर कोई पर्सन नहीं परचेज ऑर्डर निकाल के दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड होगा बाय द सीनियर ऑफिशियल। द नंबर ऑफ द परचेज ऑर्डर शुड बी रिटन on the requisition slip, and the requisition slip number should be written on the purchase order for easy cross reference. क्या बोला गया कि जो परचेज ऑर्डर के जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो रिक्विजिशन स्लिप पर मेंशन किए जाएंगे, और रिक्विजिशन स्लिप नंबर भी मेंशन होगा परचेज ऑर्डर के ऊपर, सो दैट दोनों चीजें क्रॉस चेक हो सके, ठीक है। आफ्टर द परचेजेस या परचेज ऑर्डर शुड बी ड्यूली फाइल्ड। उसके बाद आप परचेज ऑर्डर को फाइल कर देंगे। नाउ जब आपने एक बार परचेज ऑर्डर मतलब प्लेस कर दिया ऑर्डर, तो उसके बाद क्या होगा, रिसीट ऑफ गुड्स एंड इट्स चेकिंग। क्या कहते हैं, द रिसीट ऑफ गुड्स शुड बी एंटर्ड इन द इनवर्ड रजिस्टर इफ द सेम इज मेंटेन। अगर आप इनवर्ड रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो जो भी आपकी गुड्स की रिसीट्स होंगी आपको उसको एंटर करना पड़ेगा इनवर्ड रजिस्टर। देन द गुड्स शुड बी डायरेक्टली सेंड टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो आप गुड्स को सेंड कर देंगे स्टोर डिपार्टमेंट में। द स्टोर डिपार्टमेंट ऑलरेडी हैज अ कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर। हमने अभी थर्ड वाले पॉइंट में कहा था ना कि जो परचेज ऑर्डर की कॉपी एक सप्लायर एक स्टोर डिपार्टमेंट को दे रहे हो और एक अपने पास रख रहे हो, तो यही बोला गया कि स्टोर डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी कॉपी होती है परचेज ऑर्डर की, ठीक है। द पर्सोनल्स इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट वेरीफाई द गुड्स रिसीव्ड विद रेफरेंस टू द परचेज ऑर्डर। अब उनके पास परचेज ऑर्डर पड़ा हुआ है तो वो क्या करेंगे, जो भी उनके परचेज ऑर्डर में जितने भी गुड्स हैं और उनको जो रिसीव हुआ है उसको क्या करेंगे, वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे कि जितने नंबर ऑफ गुड्स मंगवाए थे क्या एक्चुअली उतने आए हैं, या जो वेट रिक्वायर्ड है, जो भी नेसेसरी कंडीशंस होगी वो सब कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर वेरीफाई द गुड्स, द स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स अ गुड्स रिसीव्ड नोट एंड फॉरवर्ड्स इट टू द परचेज डिपार्टमेंट। तो जब उन्हें रिसीव हो जाएंगे वो चेक कर लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नंबर ऑफ गुड जितने चाहिए थे या जितना वे चाहिए था वो सब कुछ है, देन वो प्रिपेयर करते हैं गुड रिसीव्ड नोट, और उस गुड रिसीव्ड नोट को वो सेंड कर देते हैं टू द परचेज डिपार्टमेंट, सो दैट परचेज डिपार्टमेंट को एक पता चल सके कि उनके पास गुड्स रिसीव हो चुकी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज चेकिंग ऑफ इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब गुड्स रिसीव होने के बाद जो भी आपके इनवॉइसेस होंगे, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप उन सबकी चेकिंग करते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं, देखो, द परचेज डिपार्टमेंट रिसीव्स फ्रॉम मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्विजिशन स्लिप, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड, नोट, इनवॉइस एटसेट्रा। द परचेज डिपार्टमेंट मैचेस दीज 4 डॉक्यूमेंट्स विद ईच अदर। अब ये डॉक्यूमेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हो सो दैट आपको पता चल सके कि कोई भी काम गलत नहीं हो रखा है, ठीक है। द डेट एंड द नंबर ऑफ इनवॉइस शुड बी रिटन ऑन द परचेज ऑर्डर एंड वाइस वर्सा फॉर क्रॉस रेफरेंस। In this way, the requisition slip, invoice, goods received notes and invoice are verified. This invoice
शुड बी साइंड बाय अ सीनियर ऑफिशियल्स, और जो भी आपके इनवॉइसेस होते हैं वो सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा साइन किए जाते हैं। कोई भी ऐसा इनवॉइस जो किसी भी ऑफिशियल हायर जो ऑफिशियल्स हैं, आपके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, अगर उनके द्वारा साइन नहीं है तो आप उसको वैलिड नहीं मानते हैं। क्लियर? चलिए, जब भी आप चेकिंग कर लेंगे अपने इनवॉइसेस के या अदर डॉक्यूमेंट्स के, देन आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड द पेमेंट ऑफ इनवॉइस एंड यू हैव टू मेक अ एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं, द पेमेंट ऑफ द इनवॉइस एंड इट्स एंट्री इन द बुक्स इज डन बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब जब इनवॉइस एक बार रिसीव हो चुका है तो उसकी एंट्री की जाएगी बुक्स में बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ऑन रिसीविंग द इनवॉइस टू बी पेड फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट्स, द अकाउंट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स द परचेजेस इन द परचेज रजिस्टर। और जब ये सब पेमेंट हो जाएगी परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो क्या करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट उस सब परचेजेस को रिकॉर्ड करेगा परचेज रजिस्टर में। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द इनवॉइस पेड बाय अ चेक एंड इज स्टैम्प्ड पेड सो दैट अ डबल पेमेंट इज नॉट मेड ऑन द सेम। आप जब कोई पेमेंट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर चेक को आप स्टैम्प करेंगे और उसके ऊपर पेड लिखा होना चाहिए, सो दैट कोई भी आप एक मतलब इनवॉइस की कोई डबल पेमेंट्स आप ना कर दो। ठीक है, तो ये क्या था आपका, हमने एक एग्जांपल किया कि अगर आप कुछ भी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो उसके अंदर इंटरनल चेक सिस्टम को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने कुछ मीनिंग किया, फिर देखा है कि इंटरनल चेक सिस्टम का परचेजेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या एम होता है, तो वो आपने 4 पॉइंट्स करे कि ये फ्रॉड्स को बचाना एम होता है। अब आता है कि क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं अगर आप परचेजेस के कंटेक्स्ट में इंटरनल चेक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है। तो फर्स्ट था आपका एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। उसके बाद जब आपको डिमांड लग जाएगी पता, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ ट्रेड इंक्वायरी। आप चेक करोगे कि कोटेशंस क्या हैं, मतलब सप्लायर किस प्राइस पर दे रहा है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। आफ्टर दैट जब आप इन सब से सेटिस्फाई हो जाओगे तो परचेज डिपार्टमेंट का जो परचेज मैनेजर होगा वो ऑर्डर्स प्लेस कर देगा और उसकी 3 कॉपीज बनाई जाएंगी। एक सप्लायर को दे दोगे आप, एक स्टोर डिपार्टमेंट को, और एक परचेज डिपार्टमेंट खुद अपने पास रख लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिसीट ऑफ गुड्स एंड इट्स चेकिंग, देन checking of invoice and other documents. After that you have to decide payment of invoice and entry in the books of accounts. Clear है? I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.